जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। बहुजन विमर्श चैनल के इस 36वें एपिसोड को देख रहे आप तमाम दर्शक महानुभावों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पिछले एपिसोडों में हमने बताने का काम किया कि किस तरह वामसेप अपने उद्देश्य के साथ 1981 तक संगठन को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाते रहा और मानवर कांशीराम साहब के जो सहयोगी थे, गणमान्य सहयोगी, उनमें किस तरह से अंतर्द्वंद उत्पन्न हुआ, किस तरह उनकी महत्वाकांक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ते गई और यह प्रतिस्पर्धा का रूप ले लिया, यह ईर्ष्या का रूप ले लिया। तो 2 फेज में 1981 में चंडीगढ़ में अधिवेशन हुआ। दूसरा अधिवेशन 24 नवंबर से 26 नवंबर 1981 तक हुआ। जो वामसेप संगठन था, यह संगठन एक्टिव नहीं हो सकता था क्योंकि वामसेप एम्प्लॉयज का संगठन था, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का। जो कोड ऑफ कंडक्ट जो उनके सर्विसेज का होता है उससे बंधे रहते थे, उनका एक दायरा होता था। मानवर कांशीराम साहब रास्ता निकाले क्योंकि उनका लक्ष्य ये था कि पॉलिटिकल पावर के महत्व को अंडरलाइन करते हुए मानवर कांशीराम साहब 96 तक भारत के किसी एक प्रांत पर अपना कब्जा चाहते थे, संगठन का कब्जा चाहते थे, समाज का कब्जा चाहते थे और 2004 तक पूरे भारत का हुक्मरान इस समाज को, मेजॉरिटी समाज को, वोट वाला समाज को बनाना चाहते थे। यह उनकी नेक नियति थी। और साथ ही साथ 2006 में जब बाबा साहब के धर्मांतरण का 50 वर्ष पूरा होने पर स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम मानवर कांशीराम साहब आयोजित करवाते, तो उसमें मानवर कांशीराम साहब 4 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाते, बौद्ध धर्म के मुताबिक देश का कारोबार चलाते। हालांकि अप्रत्यक्ष तौर पर हम कहें तो भारत का जो भी प्रतीक चिन्ह है, चाहे राष्ट्रीय चिन्ह हो, राष्ट्रीय प्रतीक हो या राष्ट्रपति जहाँ बैठते हैं वहाँ पर जो हाथी बना हुआ है, धम्मचक्र प्रवर्तनाय लिखा हुआ है, ये सारा का सारा जो प्रतीक है, यह तो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि भारत का जो स्वरूप है, भारत का जो अस्तित्व है, वह बुद्धवाद, बुद्धत्व से हटकर नहीं है। भले ही इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता हो, लेकिन सैद्धांतिक रूप से भारत का जो स्वरूप है वह बुद्धिज्म का स्वरूप है। मानवर कांशीराम साहब गौर किए कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर अपने लाखों अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि में धर्मांतरण किए, अर्थात बौद्ध धर्म खुद स्वीकार किए और लाखों लोगों से स्वीकार करवाए। लेकिन मानवर कांशीराम साहब कहते थे कि 22 साल से ज़्यादा हो गया और 25 साल होने को है। 25 साल में भारत में बौद्धों की आबादी, बुद्धिज्म को मानने वाले लोगों की आबादी 1% भी नहीं है। तो इस तरह से बाबा साहब का जो सपना था बौद्ध में भारत, वह कैसे पूरा हो। तो भारत का हुक्मरान बनकर और जो हुक्मरान का प्रभाव होता है उसके सहारे भारत को बौद्ध में बनाकर जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना मानवर कांशीराम साहब पूरा करके बाबा साहब के सपना को पूरा करना चाहते थे। यही मानवर कांशीराम साहब के संगठन का लक्ष्य था, दीर्घकालिक लक्ष्य था। तो मानवर कांशीराम साहब बताते थे कि 3 तरह का परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन होता है आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक रूप से कोई सबल हो जाए, लेकिन आर्थिक सबलता में स्टेबिलिटी नहीं होती, अस्थायित्व नहीं होता। वह मजबूत आदमी, आर्थिक रूप से मजबूत आदमी कभी भी कमजोर हो सकता है। दूसरा बताए राजनीतिक परिवर्तन
कि राजनीतिक परिवर्तन तो दीर्घकालिक होता है, इसमें भी स्टेबिलिटी नहीं होती, लेकिन यह जो परिवर्तन होता है तो राजनीतिक रूप से जो लाभान्वित होता है उसका 1-2 पीढ़ी जरूर इसका किसी न किसी रूप में फायदा उठाता है। लेकिन जो सांस्कृतिक परिवर्तन है तो वह परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। मानवर कांशीराम साहब कई तरह का पत्र पत्रिका का संपादन करते हुए, लोगों को जगाते हुए और जय भीम जय भारत का अभिवादन सिखाते हुए लोगों को मानवर कांशीराम साहब बड़े पैमाना पर मेजॉरिटी क्लास के लोगों को बाबा साहेब के सम्मान के लिए अभिवादन शुरू करवाए, जय भीम जय भारत। तो इस तरह से सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ साथ मानवर कांशीराम साहब का जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य की ओर मानवर कांशीराम साहब तेजी से बढ़ रहे थे। और 1981 का जो अधिवेशन हुआ बामसेप का, तो उससे ये हुआ कि अब हमको लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन भी करना पड़ेगा। जो बामसेप के लोग थे न एजिटेशन कर सकते थे, न पॉलिटिक्स में भाग ले सकते थे, लेकिन बामसेप के जो एम्प्लॉय थे उन पर ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता था। उनके घर के और लोगों का जो अनएम्प्लॉयड थे उन लोगों पर तो ये कोड का कंडक्ट लागू नहीं होता था। तो बामसेप के परिवार के लोगों को मानवर कांशीराम साहब आगे करके एक संगठन 6 दिसंबर 1981 को बनवाए। 6 दिसंबर 73, 6 दिसंबर 78 बामसेप और 6 दिसंबर 81 एक संगठन बनवाए जिसका नाम था DS4, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इस संगठन के माध्यम से मानवर कांशीराम साहब कई तरह का कार्यक्रम पूरे देश में चलाए और बताए कि यह जो संगठन है किस चीज के लिए काम करेगा। असमानता को दूर करने के लिए, अशिक्षा को दूर करने के लिए, अन्याय को दूर करने के लिए, अस्पृश्यता को दूर करने के लिए और मानवीयता को दूर करने के लिए। मानवर कांशीराम साहब पूरे देश में उस दौरान जीप रैली किए, कश्मीर से कन्याकुमारी, पुरी से पोरबंदर, कोहिमा से कारगिल, और जीप रैली करके बड़े पैमाने पर लोगों को तैयार किए। मानवर कांशीराम साहब के द्वारा जो तैयार किए हुए लोग थे, अब उनकी चाहत हुई कि हम लोग इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करें। तो इलेक्शन में भी DS4 के बैनर तले मानवर कांशीराम साहब इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किए और रिजल्ट तो नहीं मिला, लेकिन लोगों को यह भरोसा हो गया कि अब हम लोग भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं। भले ही आज हमारा पॉलिटिक्स कमज़ोर है, लेकिन धीरे धीरे हम सजग होकर, हम जग कर, हम यूनाइटेड होकर पॉलिटिकली मजबूत हो जाएंगे। यही बात मानवर कांशीराम के सहयोगियों को नागवार गुजरता था। मानवर कांशीराम साहब के साथ जो भी सहयोगी थे वो केवल बामसेप के माध्यम से विचार का आदान प्रदान करना ही लक्ष्य अपना बनाए थे, लेकिन मानवर कांशीराम साहब का तो लक्ष्य बहुत दूर तक जाने वाला था। उनका फार साइटेडनेस जो था उसको या तो उनके सहयोगी समझ नहीं पाए या स्वार्थान्ध होकर मानवर कांशीराम साहब का भीतर भीतर उनसे ईर्ष्या रखने लगे। उनका विरोध तो खुलकर लोग नहीं करते थे, बहुत दिनों तक विरोध नहीं किए और ये संगठन चलते रहा। ये 81-82 तक की बात है। 82 में फिर बामसेप का तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, चौथा, और उस अधिवेशन में क्या होता है अगले एपिसोड में हम बताएंगे।
आप इसी तरह हमारे सारे वीडियोज़ को देखते रहें। अगर इस वीडियो को देखने से सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का जो काम चल रहा है, महाजागरण का काम चल रहा है, उसमें यदि कुछ सहयोग मिले तो हम अपना परिश्रम सफल समझेंगे। और आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इसी तरह का सार्थक वीडियो लेकर हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब, गुड बाय, सत श्री अकाल, जय जोहार।